हाय फ्रेंड्स। आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने एशियंट हिस्ट्री के नोट्स। तो ये जो नोट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं आपके बौद्ध धर्म से। ये गुप्तोत्तर तक ख़त्म है और आपका ये एशियंट हिस्ट्री का पूरा सिलेबस मिल जाएगा आपको इसमें। और कुछ जो पाषाणकालीन सभ्यता है तो वो आपकी दूसरी वीडियो में मैं दिखाऊंगी आपको। ये फ़िलहाल मैं आपके जो नोट्स हैं वो बौद्ध धर्म से और गुप्तोत्तर तक हैं। तो आप इन्हें देखिए, एक एक पेज के लिखते जाइए आप इसको। ये आपके थ्योरी में भी काम आएंगे और ये आपके ऑब्जेक्ट में भी काम आएंगे। आपको इस तरह लिखना है, आपको ये देखते जाइए आप। जैसे मैंने लिखा है ऐसे आपको पेपर में भी लिखना है। ये बौद्ध संगति हैं और ये 4 संगति जो हैं और ये ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं कि कौन से समय में समकालीन शासक। तो ये जो पहली संगति हुई है वो कहाँ पर हुई है और उसे किसने करवाया है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। आप इसका ख्याल रखिए और ध्यान दीजिए इस पर। अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कोई जो समझ में नहीं आ रहा है कोई फैक्ट्स, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको बताऊंगी। ये आपका जैन धर्म स्टार्ट हो गया यहाँ से और ये जानकारी जैन धर्म के बारे में। इसमें भी संगति हुई है तो इस पे भी आप ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्ट में अक्सर पूछे जाते हैं। वैष्णव धर्म मतलब हिंदू धर्म है ये। वैष्णव धर्म और शैव धर्म ये दिया गया। अरे यहाँ पे धर्मों के बारे में जानकारी दी जा रही है। जैसे वो बौद्ध धर्म था, ये जैन धर्म है, अब ये वैष्णव धर्म है। तो एक समय आया था जब धर्मों को लेके लोगों में चर्चा हुई और उन्होंने बुक्स वगैरह लिखी। तो ये वही जानकारी है, आपको एशियन हिस्ट्री में ये सब पढ़ना होता है। आप पढ़ेंगे तब आपको जानकारी होगी, तो आप घबराइए ना, आराम आराम से पढ़िएगा। ये मौर्योत्तर काल शुरू हुआ है यहाँ से। और ये जो मौर्योत्तर काल की जानकारी हमें जिन किताबों से मिलती हैं ये उनके बारे में है। ये किताबें ये वो हैं। तो मैगनिस्ती की कृति इंडिका है, ये कैटोलिक का अर्थशास्त्र है। इनसे हमें जानकारी मिलती है मौर्य काल की। पुरातात्विक साक्ष्य, मैंने स्लो वीडियो बनाई है, आराम आराम से आप लिख सकते हैं और आप वीडियो को रोक के आप लिख लीजिए।
मौर्यकालीन शासक जितने भी शासक हुए हैं ये क्रमबद्ध रूप से दिए गए हैं। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और कम से कम जानकारी में बेहतर सिखाने की कोशिश की है। आप क्रम से पढ़िए तो आपको डेट्स याद रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो क्वेश्चन है राजधानी वगैरह वगैरह, तो ये शॉर्ट में ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। जब ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तब ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो आपका ये आप इनका भी ख्याल रखिए। सामाजिक जीवन वगैरह ये जो है आपको जब थ्योरी होगा पेपर तो तब लिखना होता है। सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था उस समय, और राजनीतिक जीवन कैसा था। 4 पहलू होते हैं तो आपको ये 4 पहलुओं पे लिखना होता है। स्त्रियों का जीवन स्पेशल लिखा इसलिए क्योंकि स्त्रियों के जीवन से रिलेटेड जानकारी आपको देनी होती है। ये क्वेश्चन भी आते हैं कि उस समय स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। आप जब मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब भी आपको स्पेशल ये जो है इस पर फोकस करना पड़ेगा कि उस समय कैसी स्थिति थी, मध्यकालीन में स्त्रियों की कैसी स्थिति थी। और क्वेश्चन भी आते हैं, ज़्यादा नहीं है तो 5-6 नंबर का हर पेपर में आता है। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, धार्मिक, ये 4 विषय होती हैं जिनको लेकर हम किसी राजा के बारे में या कहीं भी किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो इन 4 पहलुओं पर हम गहन तरीका से अध्ययन करते हैं तो हम किसी के बारे में अच्छा सा जान पाते हैं। ये अब मौर्योत्तर काल आ गया, मतलब मौर्य काल के बाद जो काल आया उसे मौर्योत्तर काल कहते हैं। तो ये वही है। ये बहुत प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, अशोक का हुआ था खारवेल से युद्ध, कलिंग का, और 261 में हुआ था ये। तो ये बहुत फेमस युद्ध है क्योंकि ये अशोक का जिंदगी का पहला और आखिरी युद्ध यही था। तो ये ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है कि अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा था। इससे रिलेटेड जानकारी आपको होनी चाहिए। आप अच्छे से पढ़िए इसको, ये बहुत इम्पोर्टेंट शासक हुए हैं। ये सांची का स्तूप, ये बहुत फेमस है। ये ऑब्जेक्ट में पूछ लिए जाते हैं। मेरा ऑब्जेक्ट में पेपर हुआ है इसलिए मैं ऑब्जेक्ट में जानकारी ज़्यादा देती हूँ। खैर, ये गांधार मूर्ति कला है। अगर आपका थ्योरी पेपर होगा तो इसकी विशेषता पूछ लिए जाती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये गांधार
और इसमें कंपेयर पूछा जाता है, मतलब तुलनात्मक पूछा जाता है कि तुलना कीजिए। तो जैसे नीले भूरे रंग के यहाँ पत्थर से मूर्तियाँ बनाई जाती, तो इसमें किससे बनाई जाती, तो आपको अ, तुलना करने के लिए दिया जाएगा। इसलिए आपको ये ख्याल रखना है कि किस में किस तरीके के मूर्तियाँ बनाई गई थी और किस किस की बनाई जाती थी। कहीं अलग अलग दिए गए हैं इसमें कि कौन से मतलब वो धर्म थोड़ा अलग है, ये धर्म थोड़ा अलग है, तो आपको ध्यान रखना है ये। मथुरा कला शैली, अमरावती कला शैली, ये प्राचीन काल की जो कला शैली है उसके बारे में दिया गया है। अब यहाँ से गुप्त काल शुरू होता है और गुप्त काल की जानकारी के जो स्रोत हैं वो बताए गए हैं। आप इन जो किताब हैं इन पर ज़्यादा अमल कीजिए और इन्हें पढ़िए, अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएंगे। अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपका तो ये बहुत काम आएंगे। हालांकि ये जब आपका थ्योरी होगा तब भी काम आएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा ही काम आते हैं, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लगभग आपके 10 क्वेश्चन इससे आएंगे। किताब वगैरह जो पूछी जाती है बुक्स, तो ये कम से कम 10 10 12 किताब तो पूछी ही जाती हैं कि इसके कौन लेखक है, इसके कौन लेखक हैं। तो ये खाम खाम की बातें नहीं है, काम की बातें हैं। और आप इन बुकों को, अच्छी बुक्स हैं ये जो, तो उनको अच्छे से याद कीजिए। ये गुप्तकालीन शासक हैं, जितने भी शासक हुए हैं ये क्रमबद्ध रूप से लिखे हुए हैं। और ये चंद्रगुप्त की बात है तो ये चंद्रगुप्त कई हुए हैं, इनमें आप कंफ्यूजन होती है, कुछ मौर्य हुए हैं और कुछ गुप्त हुए हैं। तो ये गुप्त के चंद्रगुप्त हैं और आप मौर्य के अलग हैं और ये गुप्त अलग हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपका दूर करूँगी। गुप्तकालीन चित्रकला, ये गुप्त काल में कैसी चित्रकला थी, कौन कौन चित्रकार थे, मतलब उन्होंने चित्र बनाए, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है और अच्छे से पढ़ना है। अजंता की गुफाएं, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो आपको बताना है कि महाराष्ट्र में ही, और आप ये जानकारी जितनी भी है आप इसे अच्छे से पढ़िए, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये जो बाघ की गुफाएं और अजंता की गुफाएं, इस पे आप अक्सर ध्यान दीजिए, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आएगा।
ये गुप्त युग में प्रशासन, गुप्त काल में प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, मतलब राजनीतिक व्यवस्था किस स्तर पर थी, कैसे की जाती थी। तो ये सब जानकारी वहाँ से थोड़ा मैं साफ कर देती हूँ इसको, इस काल के। ये गुप्तों के बाद हर्षवर्धन आए, और ये आपके ये भी बहुत इम्पोर्टेंट शासक हुए। अच्छे से पढ़िए आप इसको। ये दक्षिण के हैं, ये जितने भी शासक हैं ये दक्षिण के आ रहे हैं। वो उत्तर का इतिहास, गुप्तोत्तर काल का इतिहास है ये। गुप्त काल के बाद का जो इतिहास है ये है। तो आप इसको पढ़िए। ये स्पेशल कश्मीर का इतिहास है, आपका ये भी आता है। तो ये कश्मीर के इतिहास की जो प्रमुख जानकारी है वो कलहड़ की राजतरंगिणी से है। ये जो किताब है और ये जो लेखक हैं, ये किताब बहुत ज़्यादा आती है। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो ये शायद आने की संभावना है, मेरे हिसाब से ये आनी चाहिए और आएगी भी। तो आप इसको ध्यान रखिए, क्योंकि ये कश्मीर का इतिहास जानने का एकमात्र प्रमुख स्रोत है। ये इससे जानकारी बहुत होती है। जब हम कश्मीर का इतिहास पढ़ते हैं तो राजतरंगिणी जानकारी हमें काफ़ी देती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है और ये पेपरों में अक्सर आती भी है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप याद रखिए। अब ये दक्षिण भारत का इतिहास है। यहाँ से ये दक्षिण भारत का इतिहास शुरू होता है।
ये गुप्तोत्तर काल मंदिर निर्माण की शैलियाँ। ये शैलियाँ बहुत आती हैं और इनकी विशेषताएं पूछ ली जाती हैं। नागर कला शैली की क्या विशेषताएं, द्रविड़ कला शैली की क्या विशेषताएं हैं, तो ये आप ध्यान में रखिए। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और ये थ्योरी में भी पूछे जाते हैं। इन दोनों में कभी कभी आपको तुलना करने के लिए भी दी जाएगी और आपको कभी कभी डिफरेंस भी दिया जाएगा कि डिफरेंस बताइए एक दूसरे में कि क्या अलग अलग थी इसमें। तो आप इसको ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए आप इसको। ये सभी जितने भी पेज हैं ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो ज़्यादा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को ही अच्छे से पढ़िए। थैंक यू। वॉच माय वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको हम अगली वीडियो में दिखाएंगे जो पाषाणकालीन सभ्यता है, वो एक नई वीडियो आएगी, उसमें आप पढ़िए। थोड़ा सा इसमें जो रह गया हम उसमें कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।